हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका किताबें में। दोस्तों, हम सुन रहे हैं मुझे चांद चाहिए। अब तक हमने इसके 9 भाग सुन लिए हैं, आज 10वां भाग। देखते हैं सिलबिल की किस्मत उसको कहाँ ले जाती है। तो हमने उसकी शादी की तैयारियां देखी थी, आज देखते हैं यह शादी होगी या नहीं। आज शुरुआत करते हैं, लिए जाती हैं कहीं एक तवक्को गालिब से। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मई के तीसरे हफ्ते में साक्षात्कार के लिए पत्र आ गया था। डॉक्टर सिंघल के पते पर मंगनी कार्ड से दिव्या सन्न रह गई। उनकी दृष्टि में यह पेटी से नीचे का प्रहार था। मुझे डर यही है कि ये लोग तुम्हें बांधने के लिए और भी नीचे जा सकते हैं, उन्होंने कहा। उनका एक डर और था, उन्हें छूते हुए वर्षा को कसम खानी पड़ी कि वह जगत विसर्जन की बात नहीं सोचेगी। परीक्षा खत्म हो चुकी थी। हफ्ते भर चलने वाले विदाई समारोह के बाद दिव्या जा रही थी। यह तय हुआ था कि वर्षा नई दिल्ली का इंटरव्यू देके लखनऊ पहुंच जाएगी। बंगले में दिव्या की जो अंतिम रात थी वह वर्षा ने उनके साथ ही बिताई। दोनों चुप गुमसुम थी। दिव्या अपने शोध प्रबंध संभालती रही, जिसके अंतिम अध्याय का संशोधन बाकी रह गया था। शाहजहांपुर में मेरे 3 वर्ष की 2 उपलब्धियां हैं, वर्षा और थीसिस, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। यह अंतिम रात दोनों को याद रही। नींद टूटी तो वर्षा दिव्या को देखती रही। करवट बदलने में आंख खुली तो दिव्या ने वर्षा के हाथ पे हाथ रखा। सवेरे ट्रक आ गया, जाना पहचाना फर्नीचर, जिसके साथ वर्षा के इतने आसंग थे। देखते देखते ट्रक में भरकर रस्सियों से कस दिया गया। पलंग, मेज, कुर्सियां, अलमारी, चौकियां, दीवान, तस्वीरें, गुलदस्ते। खाली घर ऐसा छत बिछत लग रहा था कि वर्षा का दिल डूबने लगा। वह दुपट्टे का छोर आंखों पर दबाते हुए बाहर आ गई। डॉक्टर सिंघल और छगनलाल जी का पूरा परिवार दिव्या को विदा देने के लिए आया था। मिश्रीलाल डिग्री कॉलेज का एक स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया। छगनलाल जी ने भाव भरे स्वर में घोषणा की, लेकिन जिस पौधे को आपने संवारा है वह फलते फूलते हमें सुगंधित देता रहेगा। सबसे विदा लेकर दिव्या भीगी आंखों से कार की पिछली सीट पे बैठ गई। छगनलाल जी का ड्राइवर उन्हें छोड़ने जा रहा था। जब कार मोड़ पे ओझल हुई तो वर्षा के आंसुओं का दुगना वेग आ गया। अब तक के जीवन का सबसे निर्णायक अध्याय समाप्त हो रहा था और सबसे प्रिय व्यक्ति के साथ संबंध नया मोड़ ले रहे थे। अगर नई दिल्ली में नाउम्मीदी मिली तब भी मैं शाहजहांपुर नहीं लौटूंगी, उसने सोचा। अगर सिलबिल अपने ढीले ढाले सलवार कुर्ते में ही इंटरव्यू देने की सोचती तो स्थिति ऐसा नाटकीय मोड़ न लेती, पर वह तो पिछली गर्मियों में प्रदेश की राजधानी में ही चूड़ीदार धारण कर आधुनिका बन चुकी थी और यह एंट्री देश की राजधानी में होने वाली थी। वह पीछे कैसे रहती। भाभी अपने कमरे में नवजात बेटी को दूध पिला रही थी। उन्होंने निगाह ऊपर उठाई तो छत की रस्सी पे 2 चूड़ीदार सूखते दिखाई दिए। हैंड कांस्टेबल की चतुर बेटी ने सिलबिल के पिछले दिनों दिखाई दिए पुनरुत्साह के साथ इस पहनावे का रिश्ता जोड़ लिया। थोड़ी कानाफूसी के बाद जब महादेव ने सिलबिल की चीजों की छानबीन की तो कविता की पाठ्य पुस्तक में नीर भरी दुख की बदली पन्ने से दबा हुआ नाट्य विद्यालय का पत्र मिल गया। फिर नाटकीय समक्षता संपन्न हुई। यह क्या है? महादेव ने पत्र ऐसे दिखाया जैसे हिटलर किसी यहूदी को गैस चेंबर के दरवाजे का हत्था दिखा रहा हो। इंटरव्यू लेटर है, सिलबिल कटुता से बोली। वह तो मैं भी देख रहा हूं, आंखों से दिखाई देता है मुझे, तुम्हारी तरह शोभा के लिए नहीं लगा रखी हैं। महादेव सिलबिल के साथ अब बारीक संप्रेषण का आनंद लेने लगे थे। मतलब 3 महीने बाद तुम्हारा ब्याह है। तुम नई दिल्ली में यह कोर्स करोगी या बुलंदशहर में अपना घर संभालोगी? सिलबिल जिस तरह से बिफरी, उससे भाई और पिता को एक बार निगाह मिलानी पड़ी। जाहिर था कि दुख की बदली विस्तृत नभ के कोनों को अपना बनाने के लिए कटिबद्ध थी। जैसे ही कंधे पर एयर बैग लटकाया सिलबिल जीने से उतरी, महादेव ने बाह पकड़कर उसे स्नान घर में बंद कर दिया और बाहर से सांकल लगा दी। सिलबिल ने बहुतेरा दरवाजा पीटा, चीखी, चिल्लाई, घंटे भर पानी का नल खुला छोड़ा, खाली बाल्टी में लोटा बजाया, पर यह जाहिर होने लगा था कि लाख उमड़ने के बाद भी उसे अब मिट ही जाना है। विरोधी पक्ष डॉक्टर एवं मिसेस सिंहल को देखकर ऐसे चौंका जैसे रावण के महल में प्रहरियों ने सीता को संदेश देने आए हनुमान को देख लिया हो। किशोर ने कलाकार के दमन के प्रति विभीषण शैली में विद्रोह कर दिया था। मेरे यहाँ बच्चों ने गाने का कार्यक्रम रखा है, थोड़ी देर के लिए वर्षा को भेज दें, डॉक्टर सिंहल ने अभिवादन के साथ कहा। महादेव एकाएक आक्रामक हो उठे। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वह आराम कर रही है, कृपया जाइए। तब तक कॉलेज के 2 चपरासी चबूतरे से आगे बढ़कर एन दरवाजे के सामने क्या आदेश है कि मुद्रा में तत्पर खड़े हो गए थे। महादेव,
वयस्क लड़की के साथ ऐसी जबरदस्ती कानूनन अपराध है। मैं पुलिस सुपरिटेंडेंट को नहीं लाया क्योंकि इस घर की इज्जत मेरी भी इज्जत है, डॉक्टर सिंहल ने गुरु गंभीर स्वर में कहा और मिसेस सिंहल को इशारा किया जो तुरंत भीतर को बढ़ी। दूसरे के घर में जबरदस्ती घुसना भी कानूनन अपराध है। गुस्से से हकलाए महादेव आगे बढ़े पर जुड़े लिपस्टिक वाली संभ्रांत महिला को हाथ से रोकने की हिम्मत नहीं कर पाए। इस बीच शर्मा जी निश्चल बैठे थे, जैसे डॉक्टर सिंहल को देखते ही उन्हें अपनी पराजय का एहसास हो गया हो। देखो सिलबिल चली, अनुष्टुप ने चेतावनी दी। जर्द चेहरे वाली सिलबिल को एक बांह से थामे मिसेस सिंहल लौटी। दूसरे हाथ में सिलबिल का एयरबैग था जिसमें उसने अपनी ढीली सलवार, कुर्ता, स्नो पाउडर, कंघी इत्यादि रख ली थी। जिस तरह अंदर से निकलते हुए सिलबिल ने माँ भाभी को अनदेखा कर दिया था, उसी तरह बाहर निकलते हुए उसने पिता भाई को नहीं देखा। दोनों पक्षों के बीच की लाख कटुता के बावजूद सिलबिल ने कभी ऐसे बर्ताव की अपेक्षा नहीं की थी। उसने दरअसल इस प्रकरण को पेटी से नीचे का प्रहार माना। भाई पिता के साथ संलग्न उसके मन का एक एक बहुत नाजुक तंतु इस दिन ऐसे टूटा कि फिर कभी जुड़ न सका। जब तक सिंहल दंपति वर्षा को स्टेशन पर चाय के साथ पेस्ट्री खिलाए, गाड़ी आ गई थी। चपरासी टिकट ले आया था। वर्षा के बटुए में 300 रुपए थे। उसने टिकट के पैसे देने चाहे पर डॉक्टर सिंहल ने नहीं लिए। ऐसी शालीन लड़की के साथ ऐसा व्यवहार करता है कोई? मिसेस सिंहल ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए द्रवित स्वर में कहा। मिसेस सिंहल ने जनाने डब्बे में उसे बिठा दिया। डॉक्टर सिंहल ने बिस्किट का पैकेट, फल व 2 पत्रिकाएं उसके पास रख दी। गाड़ी खिसकी तो वर्षा ने नमस्ते की। शाहजहांपुर का स्टेशन पीछे छूटने लगा। फिर बाहरी सिग्नल निकल गया। वह पहली बार ट्रेन में अकेले यात्रा कर रही थी। वर्तमान रक्तपात से सना मांस का लोथड़ा था और भविष्य अंधेरे की वादी। हे प्रभु, मेरा क्या बनेगा? उसने दुपट्टे का कोना आंखों पे रखते हुए सोचा। सुबह गाड़ी नई दिल्ली स्टेशन पहुंची। महिलाओं के प्रतीक्षालय में जाके नहाई, कपड़े बदले, बाल संवारे, एयरबैग में ताला लगाकर क्लॉक रूम में रख दिया। एक हाथ में मंचनों की तस्वीरों तथा नाट्य समीक्षाओं की कतरनों की फाइल ली और कंधे पर पर्स लटकाया। इधर उधर देखती तीव्र चहल पहल से विचलित आत्मसजग सिलबिल स्टेशन से बाहर निकली। एक ऑटो रिक्शा वाला सीढ़ियों पर चढ़ आया था। कहाँ जाना है? बहावलपुर हाउस। उसने मोटर नीचे गिराया। लंबी सड़क पर सिलबिल भारी यातायात से आतंकित रही। ट्रैफिक का कितना शोर था, कितनी कारें, टैक्सियां और बसें। स्कूटर ने जब कनॉट पैलेस का बाहरी गोलाकार चक्कर लगाया तो सिलबिल दाईं ओर की भव्य दुकानों को देखती रह गई। जब ऑटो 12 खंबा रोड पर मुड़ा तो सिलबिल ऊंचे भवनों, लंबे चौड़े फुटपाथों और पेड़ों की कतारों से चमत्कृत हो उठी। चौराहे का चक्कर लगाकर ऑटो मंडी हाउस के स्टैंड पे खड़ा हो गया। यह रहा मंडी हाउस। मुझे तो भावलपुर हाउस जाना है। सिलबिल आतंकित हो उठी। 10 बजने को थे। यहीं कहीं होगा, किसी से पूछ लो। 10 रुपए हुए। 10 रुपए का नोट देकर सिलबिल ने इधर उधर देखा। पीछे चायघर के बाहर कुछ लड़के लड़कियां बैठे थे। वह किंचित शर्म के साथ एक लड़की के पास आई। स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ है? उसने अंग्रेजी में जवाब दिया। आपको कहाँ जाना है, स्कूल या रिपटरी? पल भर उसे कुछ नहीं सूझा। फिर अपनी भाषा में हथियार डाल दिए। मुझे भर्ती होने के लिए इंटरव्यू देना है। लड़की एकदम आगे आई और इशारा किया। यह भगवान दास रोड है ना? और आगे वह गेट दिखाई दे रहा है। उसी के अंदर जाकर राइट साइड जहाँ वैन खड़ी है। सिलबिल ने धन्यवाद दिया तो लड़की किंचित मुस्कान से यू आर वेलकम कहते हुए मुड़ी और फिर जोड़ा, बेस्ट ऑफ लक। बहावलपुर हाउस में दाएं द्वार पर लड़के लड़कियों का जमघट था। वह कुछ मिनट वहां मंडराई पर उनके अंग्रेजी वार्तालाप का बहुत छोटा सा हिस्सा पल्ले पल रहा था। ज्यादातर जींस, बैल बटम और चूड़ीदार ही दिखाई दे रहे थे। अकेली वही बहन जी थी, बिना किसी मेकअप की, साड़ी पहने, खूब बड़ा रंगीन चश्मा लगाए। एक लड़की मोपेड का हैंडल थामे खड़ी थी। सिलबिल को वह अपनी बिरादरी के अपेक्षाकृत पास लगी। उसने पास जाकर नमस्ते के साथ अपनी समस्या बताई। उसने सामने दरवाजे की ओर संकेत करते हुए उसे कहा, यू गो इनसाइड एंड रिपोर्ट एट द रिसेप्शन। सामने संस्था का नामपट और प्रतीक चिन्ह था। सिलबिल की देह में सिहरन भर गई। सीढ़ियां चढ़कर कारपेट बिछे लाउंज में आई। दोनों ओर विदेशी मंचन के बड़े बड़े चित्र लगे थे। सामने गलियारे के सिर पर कांच से आवृत फोन वाली मेज पर एक युवती बैठी थी, 4-5 लोगों से घिरी हुई। सिलबिल चुपचाप पीछे खड़ी हो गई। जब 5 मिनट वह असमंजस में अपनी जगह हिलती डुलती रही तो युवती ने गर्दन तिरछी करके पूछा, मे आई हेल्प यू? मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ, वर्षा वशिष्ठ, उसने डरते डरते कहा। युवती ने अपने सामने की लंबी टाइपशुदा सूची पर निगाह डाली और उसके नाम के साथ सही का निशान लगाते हुए कहा, यू वेट आउटसाइड, वी विल कॉल यू। हे भगवान, क्या यहाँ चपरासी भी अंग्रेजी बोलेगा? सिलबिल फिर बाहर आ गई। सीढ़ियों के पास 5-6 का झुंड था। वह हिचकिचाकर पास रुकी। एक लड़की ने मुस्कान दी तो सिलबिल ने भी प्रत्युत्तर दिया। रीटा साहनी फ्रॉम चंडीगढ़, लड़की बोली। बड़े बड़े बालों वाले सुंदर लड़के ने सिलबिल को देखा। नरेंद्र कुमार फ्रॉम बॉम्बे, केवल सूरी फ्रॉम न्यू दिल्ली इटसेल्फ।
रक्षाधर फ्रॉम श्रीनगर, वर्तिका देसाई फ्रॉम अहमदाबाद। सिलबिल सूखते गले से बोली, वर्षा वशिष्ठ फ्रॉम शाहजहांपुर। नरेंद्र कुमार ने बताया, 25 जगहों के लिए 80 से ऊपर प्रत्याशी हैं। जब से फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में अभिनय प्रशिक्षण खत्म हुआ है, यहाँ कोहराम मच गया है। यहाँ से निकले एक दो लोगों की सिनेमा में सफलता के बाद स्थिति और भी विकट हुई है। तभी एक सजीला प्रत्याशी रुमाल से मुंह पोंछते हुए निकला। लोगों ने उसे घेर लिया। मेरे मुंह से निकल गया, मेरी पसंद का नाटक है वेटिंग फॉर गोड़ो। तो एब्सर्ड थिएटर पर सवालों की बौछार हो गई। मैं कोई स्पेशलिस्ट हूँ? उसने हताशा से कहा। मेरा अभिनेता यहाँ सांसें तोड़ रहा है। कल से मैं घर की दुकान पे बैठूंगा। सिलबिल रुआंसी हो गई। जब पब्लिक स्कूल से निकले इतने स्मार्ट लोगों की यह दशा है तो सिलबिल तो यहाँ के रंगमंच पर झाड़ू देने लायक भी नहीं पाई जाएगी। इंटरव्यू बोर्ड में कौन कौन है, किसी ने पूछा। स्कूल के डायरेक्टर, टाइम्स ऑफ इंडिया के ड्रामा क्रिटिक, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिपार्टमेंट के प्रोफेसर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी और उर्दू ड्रामाटिस्ट मंसूर। सिलबिल स्टेशन चल, उसने मन ही मन कहा। वह अपने सपनों को सामने फर्श पे सांसें तोड़ते हुए देख रही थी। वर्षा वशिष्ठ। दरवाजे पे आई युवती उसका नाम पुकार रही थी। वह चपरासी के पीछे लंबे गलियारे में चलती गई। अगल बगल के कमरों की ओर देखने का साहस नहीं था। दाईं ओर डायरेक्टर की चमकीली प्लेट पर क्षण भर निगाह जरूर ठहरी। एक मोड़ पर कुछ सीढ़ियां उतर हुए तलघर के सामने रुके। बाहर वही सूची थामे एक क्लर्क खड़ा था। अंदर एक कैंडिडेट है, फिर आपकी बारी है। सिलबिल ने सिर हिलाया। जब दिल्ली तक आई है तो यह नज़ारा भी देखती चलो। 50 साल बाद नाती पोतों को सुनाएगी। प्रागैतिहासिक काल में मैं एक्ट्रेस बनना चाहती थी। वे टिल टिल करके हंसेंगे। उसके साथ था वह भी। कुछ समय बाद जब वह बाहर निकली तो जैसे भावनात्मक ज्वार में थी। स्थान और समय की उसकी चेतना गड्डम गड्ड हो गई थी। कैसा रहा? कोई लपककर उसके पास आया। वह बुदबुदाई, क्या उसे याद नहीं, और आगे बढ़ गई। एक और स्टार चमकने से पहले टूट गया। पीछे टिप्पणी हुई। वह सड़क के किनारे किनारे चलती गई। जहां मोड़ आया मुड़ गई। एक रेस्टोरेंट में कुछ लोग बैठे दिखाई दिए। उसका गला सूख रहा था। वह अंदर घुसी और एक मेज पर जा बैठी। वेटर सामने आया तो उसने कहा, चाय। प्याला सामने आया तो उसने बड़े बड़े घूंट लिए। इंटरव्यू को तरतीब से लगाने में उसे कुछ घंटे लगे। वह तलघर में घुसी और धीरे से दरवाजे को बंद किया। सामने निर्णायक मंडल था। सधे कदमों से आगे बढ़ी और मेज के पास रुकी। अपनी फाइल मेज पे रख दी। एक ने उठाई और पन्ने पलटे। उसके बाद उसे परवर्ती हिस्सा याद आता है जब वह रुमाल से आंखों की नमी पोंछती कुर्सी पर बैठ रही थी। पहले सवाल पर ही उसने कह दिया, उससे उसकी भाषा में ही पूछा जाए। अपनी पसंद के 3 नाटकों के नाम बताइए। वह कौन सा चरित्र है जिसे निभाते हुए आपको सबसे अधिक संतोष मिला? आपको सुखांत नाटक पसंद है या दुखांत? क्यों? दुख का नाटकीय प्रभाव गहरा और अस्थायी होता है। मेरा व्यक्तिगत रुझान उसी की ओर है। अभिनय में आपकी दिलचस्पी क्यों हुई? शुरुआत संयोग से हुई, पर फिर इसके दौरान मैंने अपने आप को ऐसे ऐसे कोने से देखने शुरू किए जिसकी जानकारी मुझे भी नहीं थी। रंगमंच के अलावा आपकी रुचि क्या है? कविता। अपनी पसंद की कोई चीज सुनाइए। उसने ए गमे दिल क्या करूं की कुछ पंक्तियां गुनगुनाई। यहाँ से कट टू कट करके उसे इंटरव्यू का पूर्ववर्ती हिस्सा याद आता है। कौन से नाटक का दृश्य करेंगी आप? निर्णायक मंडल की ओर उसने पीठ फेरी और कुछ कदम पीछे हटी। कुछ क्षण चुपचाप खड़ी रही। सौम्य मुद्रा। चौवन सुल्तानगंज के अपने कक्ष में है। द्वार भीतर से बंद। बैंड बाजे के साथ भास्कर बारात लेकर आ रहा है। अपनी बैसाखी के सहारे आगे आगे चलता हुआ। जिज्जी द्वार पर दस्तक देती हैं। जल्दी आ सौम्या, तेरा जीवन संवरने वाला है। वह विष भरा पात्र ऊपर उठाती है। वर्षा ने निर्णायक मंडल की ओर मुंह फेरा। लो, अंतिम विदा की बेला भी आ गई। वातावरण कैसा स्तब्ध है। पक्षियों की चहक तक सुनाई नहीं दे रही है। वह मयंक दत्त का भेजा कुसुम स्तवक है जिसे मैं अपनी कामनाओं का इंद्रधनुष कहती थी। मेरी कामनाओं के समान इसके कुसुम भी मुरझा रहे हैं। संवाद के दौरान वर्षा के मन के एक स्तर पे बार बार बैंड की ध्वनियां तीव्र हुई। जिज्जी की दस्तक ऊंची हुई। भास्कर के सिर्फ चेहरे ने उसे प्रेम संदेश दिया, पर बार बार उसके मुंह से थूक का फेन ही गिरा। सुहाग साया पर क्रोधोन्मत्त भास्कर ने उसकी नग्न पीठ पर बैसाखी से वैसे ही तीक्ष्ण प्रहार किए जैसे भाई ने छड़ी से किए थे। अट्ठास करते हुए पिता और भाई ने उसके घावों पर नमक छिड़का। व्यथा की गहन रेखाओं के साथ उसने विष पात्र को देखा। ओ मेरे अभिशप्त सपने! खिलने के लिए मुंह बंद कलियों में स्मरण हुआ ही था कि डूबती हुई रश्मियां मुरझाने का संदेश ले आईं और अनजाने ही उसकी आंखों में 2 नन्हे नन्हे आंसू आ गए। दरवाजा बंद होने पर तलघर में कुछ चुप्पी रही। फिर नाट्य समीक्षक ने निर्देशक से अंग्रेजी में पूछा, प्लेन जैन के बारे में आपका क्या विचार है? डॉक्टर अटल ने अर्थ भरी बारीक मुस्कान से उन्हें देखा। वर्षा इस इंटरव्यू में पास हो पाएगी या नहीं, यह हम अगले अंक में जानेंगे। आज यहीं तक। बाय।